अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 114 का पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो 2 दिन से कमरे में बंद थी। ज़मीन पर पीछे कारपेट पर लेटी छत को घूरती जा रही थी। मिट्टी का वो बर्तन चुभता था तो पूरा साइश गर्म कमरा इसके वजूद को अंगारों की तरह जला रहा था। वो 2 दिन से इस कमरे में कोई नहीं आया था। खाना पानी तक इसे न दिया गया था। जो चीज़ वाफर मिकदार में मिली वो गालियाँ थी। आलियान खान कमरे के बाहर खड़े चीखते चिल्लाते रहे थे। वो खौफ से दरवाज़ा बंद किए रही। इसकी सरमई आंखें रो रो कर मतूरम थी। ये हवेली ये रिश्ते इसके न रहे थे। इसकी किसी गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये 2 दिन में इसे बता दिया गया था। इससे अच्छा वो पत्थरों और मिट्टी का घर ही था। वो सिसक सिसक कर रोती थी। अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश इसे एक और जहन्नुम में लाकर पटक चुकी थी। वो झोंपड़ा जहन्नुम था तो ये हवेली भी जहन्नुम थी। वो एकदम उठकर बैठी थी। इसके पूरे बदन में खौफ की लहर दौड़ी थी। दरवाजे के लॉक में बाहर से चाबी घुमाई जा रही थी। दरवाज़ा खुल गया था। खौफ से इसकी रंगत सफ़ेद हो गई थी। आलियान ज़ावियार जितने गुस्से में थे इसके साथ क्या करेंगे वो नहीं जानती थी। जो जानती थी वो रूह सुनसना देता था। सामने तबाना खानम हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। वो उन्हें देखते मुंह मोड़ गई थी। सुरमई आंखें भल भल बही थी और इसकी तरफ बढ़ती ट्रे इसके सामने रख गई थी। खुद इसके सामने बैठ गई। ज़मीर खान घुटने समेटे इनमें चेहरा दे गई थी। बदन गम और गुस्से से लरस रहा था। तुम्हें मुझसे बहुत शिकवे होंगे। मैंने इतने माह तुम्हारी खबर नहीं ली, तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की। अगर चाहती तो तुमसे मिलने आ सकती थी। तबाना खानम की बात पर ज़मीर खान ने झटके से सर उठाया था। गुलाबी मतूरम आंखों में यही सवाल पहना थे। तुम्हें यह भी लगता होगा कि मैं अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। ज़मीर खान सर इस बात में हिलाती रोती जा रही थी। इसे ऐसा ही लगता था इससे ज़्यादा इसके मोरे अपनी बेटियों से मोहब्बत करती थी। तबाना खानम ने रोटी के साथ बकरे के गोश्त की ग्रेवी लगाते ज़मीर के मुंह की तरफ बढ़ाया। वो रुखाई से मुंह फेर गई थी। तबाना खानम ने भारी दिल के साथ निवाला वापस ट्रे में रख दिया था। तुमने मुझे देखा होगा, मैंने कभी तुम्हारे बाप की हुक्म अदूली नहीं की। तुम सबको यही लगता होगा कि खान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वैसी मोहब्बत में इस पर जान निसार करती हूँ। मैं सिर्फ एक अच्छी बीवी हूँ, अच्छी माँ नहीं। तबाना खानम की आवाज़ भरा गई थी। खान बहुत अच्छा है, मुझसे बेहद मोहब्बत भी की, मगर बदले में उन्होंने मुझसे सिर्फ ताबेदारी मांगी। यानी इनके किसी भी फैसले किसी भी बात पर मुझे सर उठाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो चाहते थे मैं कमरे से न निकलूं तब तक कमरे से नहीं निकल सकती थी। जब तक वो नहीं चाहते थे। कितनी बार वो दिन चढ़े तक सोए रहते थे। मैं सोफे पर बैठे उन्हें देखती रहती। रात से सुबह और सुबह से शाम हो जाती थी और अगर सोए हैं तो कमरे में एक खटका भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा बेड से उठकर अब सोफे पर चली जाओ तो मुझे जाना ही होता था। तबाना खानम जख्मी से मुस्कुराहट लिए कह रही थी। ज़मीर खान एक बार फिर से सर घुटनों में दे गई थी। इसे तबाना खानम की ऐसी दुखी दास्तान से कोई सरोकार नहीं था। हमेशा तबाना खानम को जिस चीज़ पर हाथ रखते देखा, आलियान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाते वो चीज़ तबाना खानम की मलकियत कर दी। बावर्ची खाने का एक काम करते नहीं देखा था आलियान खान ने कभी, करने ही नहीं दिया था। बदले में ताबेदारी मांग ली तो क्या गलत था। वो घुटनों में सर दिए तनफ्फुर से सोच रही थी। सबको यही लगता है खान मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, शायद करता भी है। इसका सबूत ये है कि आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया। जो मुंह से निकाला पूरा किया, मगर मेरी सांसें तक इसके हुक्म पर चलती हैं। इतना कुछ बाबा ने आपके नाम कर रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जमीन, जायदादें, और क्या चाहिए। ज़मीर खान ने सर उठाते नखवत से कहा। वो गाड़ियां मैंने कभी खुद चलाई क्या? मुझे कहीं जाते देखा तुमने? यहाँ तक अपने भाइयों के घर भी मुझे जाते देखा? तबाना खानम ने जवाबन सवाल किए। बाबा आपको हर बाहर के मुल्क कितनी मर्तबा लेकर गए हैं। आपके भाई आपको आकर मिल जाते हैं। कितनी शानदार दावत होती है जब जब वो हवेली आते हैं। बाबा अपनी जान भी आप पर निसार करते हैं।
ज़मर खान ने तल्खी से कहा था। मेरे लिए हवेली का कमरा और बाहर का मुल्क एक जैसा है। यहाँ भी कमरे में बंद और वहाँ भी। 7 पर्दों में 10 मुल्क दिखा दिए। 4 दिन कमरे में गुजारते, एक दिन पास किसी होटल में ले जाते थे। यही मेरी तफरीह थी। नाशुक्री हैं आप। मुझसे पूछें इससे कहती थी इस झोंपड़े से बाहर 10 मिनट की दूरी पर मुझे कहीं ले जाए। इसकी जेब खाली होती थी। इसे पैसे याद आ जाते थे। मुझ पर जो खर्च करता था वो गिनता था। मेरे ब्रांडेड सूट मेरी अय्याशियां से चुभती थी। वो तबाना खानम की बात काट गई थी। मोहब्बत करता था तुमसे? जीने देता था तुम्हें? तबाना खानम ने संजीदगी से पूछा। वो खामोशी से उन्हें देखती रही। सुरमई आंखें शिद्दत गिरिया से बहने लगी थी। करता था, बेहद करता था। जीने भी देता था मगर मुझे सांस नहीं आती थी। मैं मोहब्बत के बगैर रह सकती हूँ मोरे। इन आसाइशों के बगैर नहीं रह सकती जो बाबा ने आपको दे रखी है। मैं इसके बगैर रह सकती हूँ मगर पैसे के बिना नहीं रह सकती। वो रोते हुए तबाना खानम के हाथ पकड़ गई। मोरे, बहुत मुश्किल था इस घर में रहना। वक्त ही नहीं गुजरता था सारा दिन अंधेरे में बैठकर मिट्टी की दीवारों को देखते रहना। वो तो मुझे देखकर वक्त गुजार लेता था। मैं क्या करती मोरे? क्या चाहते हैं सब मेरे बच्चे भी इसी मिट्टी के घर में पलते, छोटी छोटी जरूरतों को तरसते रहते? इसलिए मैंने इसका बच्चे इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। वो बिलक बिलक कर रोती थी। वो जानता है ये सब? नहीं। अगर से पता चल जाता वो जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाता। सब मर्द एक जैसे होते हैं। आलियान खान जावियार जैसे इसे अपनी मर्दाना अनाज ज्यादा प्यारी है। वो तल्खी से बोली थी। इसने तुम्हें किसी मर्द के साथ देखा था ज़िमर? क्या इस बात पर तुम्हें ताने दिए? तबाना खानम ने संजीदगी से पूछा। क्यों ताने देता वो मुझे? वो जानता था मैं ऐसी नहीं हूँ। वो जानता था मुझे मॉडल बनने का शौक था। वो तो अपने नसीब पर इतराता था। और इतराता क्यों ना? ज़िमर खान इसका नसीब बन गए जिसे हर सांस के साथ इसने मांगा था। मगरूर था वो खुद पर क्योंकि मैं इसकी थी। वो अपने आंसू साफ करते कह रही थी। और तुमने इसका गुरूर पाश पाश कर दिया। तबाना खानम की बात पर इसकी रंगत मुतगैर हुई थी। सुरमई आंखों में कर्ब सा उमड़ आया था। तुमने सही किया या गलत, मैं तुम्हें एहसास नहीं करवाने आई। तुम आलियान खान की बेटी हो, वैसे ही मगरूर, सफाक, खुद पसंद। मगर जो तुमने किया, तुम ये उम्मीद रखोगी कि अल्तमिश तुम्हें माफ कर देगा, ये नहीं हो सकता। औरत धोखा दे तो मर्द के दिल से ही नहीं, इसकी जिंदगी से भी निकल जाती है। अब वो तुम्हें अपनाएगा, भूल जाओ। तबाना खानम ने संजीदगी से कहा था। तो मैं कौन सा इसके पास वापस जाना चाहती हूँ? वो झोंपड़ा और वो गरीबी से ही मुबारक हो। ले आए अपनी जैसी औरत अपनी जिंदगी में। मैं मरकर भी इसके पास वापस नहीं जाऊंगी। वो शिद्दत गरिया से चीखी थी। ट्रे उठाकर जमीन पर फेंक दी थी। कांच की प्लेट टूट गई थी। खाना जमीन पर बिखर गया था। कुछ था जो इसे चुभ रहा था। मुरे, मेरी तलाक करवा दे इससे, खुदा के लिए। मेरा निकाह 2 बच्चों के बाप से कर दे, मगर वो हैसियत में हमारे हम पल्ला हो। मुझे शानदार घर, गाड़ियां, आसाइश चाहिए। मुझे वो गरीब आदमी नहीं चाहिए। मैं फिर से भाग जाऊंगी। मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी मगर अल्तमिश खान के पास वापस नहीं जाऊंगी। वो अपने बाल नोचते चीख रही थी। वो वापस ले जाता तो वो इज्जत न करता जो करता था। गुर्बत के साथ अब वो अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं कर सकती थी। दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ खुला था। ज़िमर खान की रंगत जर्द हो गई थी। वो खौफ से पीछे खिसकने लगी। खान। तबाना खानम तेजी से आलियान खान की तरफ बढ़ी थी। बेटी है हमारी, ना समझ है, माफ करते। इससे पहले आलियान खान ज़िमर की तरफ बढ़ते तबाना खानम बीच में हाइल हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुकाबले लाने की खानम? वो तबाना खानम के खानम पर सिर्फ निगाहें गाड़े गए थे। खान। वो तबाना खानम ने घबराते हुए अपनी चादर दुरुस्त की थी। एक सिर्फ निगाह पर वो कांपने लगी थी। यही थी इनकी औकात। अगर कभी कोई समझता ये बेटी नहीं है, बेहया है। बेटियां ऐसी नहीं होती। अगर ऐसी होती तो इन्हें कत्ल कर देना चाहिए। वो तबाना खानम को सख्ती से पीछे करते ज़िमर की तरफ बढ़ाए थे। कमरे में थप्पड़ों की आवाज़ें गूंज रही थी। तबाना खानम रोते हुए ये देख रही थी आलियान खान के मुकाबले लाने की आज भी जुर्रात नहीं हुई थी। चीखों की आवाज़ सुनते अर्तजा खान जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, भागते हुए ज़िमर के कमरे की तरफ बढ़ा था। वो तेजी से आलियान और ज़िमर खान के बीच हायल हुआ था। बाबा, क्या कर रहे हैं? ज़िमर बेटी है आपकी। वो बेयकीनी से आलियान खान को देख रहा था। ऐसी बेटियां गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। मुझे बहुत पहले से मार देना चाहिए था। अब भी देर नहीं हुई है।
आलियान खान की आंखों में खून उतरा हुआ था। ज़मर खान इर्तिज़ा की पुश्त के पीछे खड़ी थी। वो हिचकियों से रो रही थी। इसकी सुरमई आंखों में खुद सरी मजीद बढ़ गई थी। फिर मार देते, अब तक मारा क्यों नहीं? मेरा मालिक इस जावियार को क्यों बना दिया? क्यों मेरा निकाह एक नौकर से कर दिया? वह हलक के बल चीखी थी। बाबा नहीं, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत कहें। इर्तिजा खान आलियान को पीछे धकेलने लगा जो ज़मर को जान से मार देना चाहते थे। क्या फर्क रखा है मैंने बेटा और बेटी में? इसने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया? आलियान खान कर्ब से बोले थे। बहुत फर्क है बेटी और बेटे में बाबा। बेटा गलती करे तो उसे सीने से लगाया जाता है, बेटी गलती करे तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता है। वह इर्तिजा की पुर्श के पीछे खड़ी रोते हुए कह रही थी, दफन तो मैं करूंगा तुम्हें, गोलियों से तुम्हें भून डालूंगा। आलियान खान तनफन करते कमरे से निकल गए थे। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस तरह कर रही हो? जिंदा रहना चाहती हो कि नहीं? इर्तिजा खान ने मुड़ते हुए ज़मर को तासुफ से देखा था। चेहरा थप्पड़ों से सूज चुका था। बात ही मत करो तुम मुझसे। जिस दिन मुझे गोली मारी इस दिन से तुम मेरे लिए गैर हो गई। तुमसे मैंने सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। वो नफरत आमेज लहजे में फुंकारी थी। ज़मर समझो, मैं मजबूर था तो फिर मैं भी मजबूर हूँ। खुदा के लिए तुम सब मेरी जान छोड़ दो, मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दो। वह इर्तिजा की बात काटते रोते हुए बोली। इर्तिजा बेड पर बैठे सर हाथों में गिरा गया था। वह चीख चीख कर रो रही थी। अपनी बहन के आंसू से दर्द दे रहे थे। इसे गोली मारना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जानता था। तबाना खानम लरसते हुए खड़ी थी। आलियान खान कहाँ गए? वो यही सोच रही थी। मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी। मेरी जगह यहाँ नहीं तो किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। ज़मर खान पैरों में जूते पहनते चादर सर पर ओढ़ते कमरे से निकल गई थी। इर्तिजा खान तेजी से इसके पीछे आया था। ज़मर खान लाउंज में किसी चौड़े सीने से टकरा गई थी। ज़मर खान की आंखों की नफरत में इजाफा हुआ था। से आंखें ज़मर खान के गालों पर गड़ गई थी जहां उंगलियों के निशान थे। जावियार के सीने में बर्छी सी खुबी थी। ये निशाने से तकलीफ दे गए थे। वो मुठियां दबोचे से देखे गया। अगले ही लम्हे वो ज़मर खान को सीने से लगाए रुख पलट गया था, वरना आलियान खान की पिस्तौल से निकलती गोली ज़मर खान का दिमाग चीर देती। आलियान खान ने तेजी से अपना पिस्तौल वाला हाथ नीचे किया था, वरना जावियार खानजादा पर गोलियां चल जाती। पिस्तौल से निकलते फायर फर्श पर बरसते थे। वो हाँफते हुए पिस्तौल खाली कर गए थे। इर्तिजा तबाना खानम फखरंगत से आलियान खान को देख रहे थे। वो पिस्तौल जमीन पर फेंकते शिकस्त खुर्दगी से सोफे पर बैठ गए थे। गर्दन झुका ली थी। ज़मर खान इसकी गर्दन झुका गई थी। ज़मर खान जावियार से अलग होती हिचकियों से रो रही थी। आलियान खान इसे गोली मारने लगे थे। वो देख चुकी थी। इसे लगता है हमारे लिए सब आसान है। अल्तमिश के साथ निकाह किया, सबको यही लगता है मेरी बेटी में ऐब था जो रातों रात इसका निकाह कर दिया, वो भी इस इंसान के साथ जिसके बाप का ही नहीं पता। आलियान खान की बात पर जावियार खानजादा अपनी आईब्रो उंगली से मसलने लगा था। यहाँ भी इसे तकलीफ हुई थी। खुद कुछ भी कह दे, कोई दूसरा इसके दिल से जुड़े रिश्तों को कुछ ना कहता, कुछ कहता इसे हर्ट होता था। ये सवाल आप लाला से पूछें कि मेरा निकाह करने के लिए वही इंसान मिला था। सजा ही देनी थी तो हवेली लाकर अपने जैसे इंसान से निकाह कर देते। अल्तमिश खान से कर दिया जिसके साथ आप लोगों का ताल्लुक शर्मसारी है, और फिर क्यों इसके साथ बांधा? वो रोते हुए बोली थी। जावियार और इर्तिजा खान ने इसे मुश्तल निगाहों से देखा था। मजाल है इस लड़की की जुबान रुकती हो। आलियान खान ने गर्दन उठाते इसे खून उतरी निगाहों से घूरा था। मैं इसे मार दूंगा जावियार, इसकी कब्र बना डालूंगा। इसे अल्तमिश के वापस छोड़ कर आओ। आलियान खान गरजे थे। लाउंज में जरका खानम, मरीना खान, यहाँ तक के मुलाजमीन भी आ चुकी थी। जावियार खानजादा जब्त से सब देख रहा था। इर्तिजा खान लाउंज के वस्त में मुंह पर हाथ फेरते चक्कर लगा रहा था। मुझे मार डाले मगर मैं इसके पास वापस नहीं जाऊंगी। ज़मर खान की हिचकियां बुलंद होती जा रही थीं। अल्तमिश की आंखों की नफरत याद आई थी। इसकी आंखों में उतरा खून याद आया था। इसके हाथों से मरने से बेहतर था वो इन सफाक मर्दों के हाथों से मर जाए। आज रात तक ये यहाँ रुक सकती है, इसके बाद मैं इसे मार डालूंगा और कह दूंगा गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। मुझे इसका वजूद अपनी हवेली में नहीं चाहिए। आलियान खान भारी कदमों से जनान खाना अबूर कर गए थे। अपने कमरे में जाओ, जावियार खानजादा ने ज़मर के सर्द लहजे में कहा। मैं अपनी कब्र कबूल है मगर अल्तमिश के पास वापस नहीं जाऊंगी। वो हठधर्मी से कहते कमरे की जानिब बढ़ गई थी।
जावियार खानजादा भारी बूटों की दमक से इर्तजा खान के मुकाबले आया। मरीना खान की सांसें उलझी थी। जावियार, मरीना चीखते हुए जावियार की तरफ बढ़ी। इधर ही रुक जाओ तुम, मेरे लाला और मेरे बीच किसी को आने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। इर्तजा खान के सर सुर्ख तंबीही निगाह पर वो रुक गई थी। आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सकी थी। लाला का रिश्ता तुमने कब से खत्म कर दिया है। अगर तुम जिंदा हो तो समझो मैंने ये रिश्ता निभाया है। तुम जैसा बेगैरत अपनी कही किसी भी बात पर पूरा नहीं उतरा। जावियार खानजादा चबा चबा कर बोला था। इर्तजा खान सर को झुकाए अपनी गर्दन पर हाथ फेरता रहा। से आंखों की काट वो नहीं देख सकता था। बाप की जगह देते थे मुझे, किसी रिश्ते की बात की लाज नहीं रखी। तुम्हें जिंदा छोड़ा क्योंकि मुझे अपने बाप का ख्याल आ गया। ये होता है एक गैरतमंद इंसान, एक मर्द। वो अपने सीने पर हाथ मारते गरजा था। इर्तजा खान नजरें झुकाए खड़ा रहा। नजरें उठाओ इर्तजा खान, जब अपनी भाभी को भगाते हुए शर्म नहीं आई तो अब कैसी शर्म। वो चीखा था। मैंने आज को गलत नजरों से नहीं देखा लाला, मेरे लिए वो काबिल एहतराम। इससे पहले इर्तजा खान बात मुकम्मल करता, जावियार खानजादा पूरी कुव्वत से इस पर हाथ उठा गया था। इर्तजा खान ने सख्ती से मुठियां दबोची थी। मरीना खान और जरका खानम और तबाना खानम बेबसी की तफसीर बनी खड़ी थी। आइंदा इसका नाम लिया जुबान काट डालूंगा। काबिल एहतराम वो सिर्फ मेरे लिए है। तुम जैसा बेगैरत इंसान इसे काबिल एहतराम समझो ये एहतराम लफ्ज की भी तौहीन है। वो नफरत आमीज लहजे में कहते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ज़िमर के मामले से दूर रहना, वरना जो मौत मैंने तुम्हारी फिलवक्त टाल रखी है वो जल्द तुम्हें मिल जाएगी। मरीना की बेवा होने के बाद इसकी शादी में खुद करवाऊंगा। जावियार ने पलटते हुए सर्द लहजे में कहा। इर्तजा खान के जबड़े तने थे। अपनी बीवी के लिए ये लफ्ज बर्दाश्त नहीं हुए थे। गैरत ने जोश मारा था। जावियार खानजादा इर्तजा खान के तने नकूश देखते बुलंद व बांग कहका लगा क्या था। बगैरतों की भी गैरत जोश मारती है, पहली मर्तबा देखा है। फिक्र मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं मरीना से निकाह कर लूंगा। ये वार बड़ा ही कारी था। इर्तजा खान की रगों में दौड़ता खून उबलने लगा था। इसकी कनपटी की रगें उभरने लगी, हाथों की नसें उभर आई थी। जावियार खानजादा तंजिया मुस्कुराते हुए दाखिली दरवाजा अबूर कर गया था। मरीना खान इर्तजा खान की खामोशी पर इसके मुकाबल आई थी। इसकी सुर्ख होती आंखों में देखा। मुझे लगता था मेरी जिंदगी जरका खानम जैसी गुजरेगी, मगर मुझे अंदाजा हो रहा है मैं गलत थी। मेरी जिंदगी जरका खानम से भी बदतर गुजरेगी, क्योंकि मेरा शौहर एक गैर औरत के लिए रो सकता है, मगर अपनी बीवी के लिए तो उसकी गैरत भी नहीं जागती। मरीना तमस्कराती लहजे में कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इर्तजा खान अपने भड़कते खून पर बमुश्किल काबू पाते हुए तेजी से जनान खाने से निकल गया था। ये क्या कहकर गई है भाभी? ये क्या चाहती है मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के कत्ल कर दे? तबाना खानम रोते हुए कह रही थी। रिश्ते रेत के जर्रों की तरह हाथों से निकल रहे थे। कोई भी इस हवेली में खुश नहीं था। इस लड़की की बद्दुआएं हम सबको लग गई हैं। वो बेगुनाह होते हुए भी दिन रात भूखी रहती थी। हमने तब क्यों जावियार की नफरत को बढ़ावा दिया? तबाना खानम की आंखें बुलंद होती जा रही थी। वो सब्ज रंग के जंग आलूद लोहे के दरवाजे के आगे बने 2 स्टेप में से एक पर बैठा हुआ था। बारिश 2 दिन से लगातार बरस रही थी, कभी रुक जाती कभी फिर से बरसने लगती। वो जानवरों के बाड़े में 2 दिन से था। अपने घर में कदम नहीं रख सका था। कुछ देर पहले इधर आकर बैठा था। अंदर जाने की वो हिम्मत नहीं कर सका था। इसका घर झोंपड़ा था या मकान, सिर्फ इसी के दम से था। अंदर कदम रखता तो दिल फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता। इसके वजूद के साथ इसका दिल भी भीगता रहा। एक आखिरी बार इसे ये सब सहना था। इसे ये तकलीफ बर्दाश्त करनी थी। ये पहाड़ खुद के वजूद पर सहने थे। सुरमई आंखें इसका सब कुछ लूट चुकी थी। वो शिकस्त खुर्दों कदमों से उठा था। कांपते हाथ से जैकेट की जेब से चाबी निकाली थी। ताला खोलते इसका हाथ कांप रहा था। वो रो रो कर चीखना चाहता था। वो ये कबूल करना चाहता था ये पहाड़ इसे अपने वजूद पर सहन नहीं हो रहे थे। वो टूट रहा था, वो मर रहा था। इसके सौतेले बाप ने इसे जब इसके अपने ही घर से निकाला वो तब भी नहीं टूटा था। जब इसे पहली बार इसे गंदी गाली दी गई थी, इसे नाजायज कहा गया था, वो तब भी नहीं टूटा था। जब इसकी मूरे मर गई तो वो तब भी नहीं टूटा था। जब जावियार ने इस पर यकीन नहीं किया वो तब भी नहीं टूटा था, मगर आज वो टूट गया था। सुरमई आंखें इसके लिए जालिम थी। वो रो रो कर चीखो पुकार करना चाहता था। वो आंखों पर जुल्म
आंखों के जुल्म पर मर चुका था। वो गेट खोलते अंदर दाखिल हुआ। आज पहली बार कीचड़ ज़दा सहन में इसका पैर फिसला था। वो इस गीली मिट्टी के सहन में गिर गया था। सफ़ेद कपड़े मिट्टी से भर गए थे। वो चित लेटे आंखें मूंद गया था। उठने को दिल ना किया। वो संभल जाए वो अभी नहीं चाहता था। वो जड़ने का गम मनाना चाहता था। वो मिट्टी के साथ मिट्टी होना चाहता था। बारिश इस पर तेजी से बरस रही थी। वो बर्फीली बारिश में लेटा रहा। एकदम वो हंसने लगा था। वो ऊंचा ऊंचा हंस रहा था। वो बेतहाशा हंस रहा था। वो रोना चाहता था मगर वो खुद पर हंस रहा था। वो अपनी गरीबी पर हंस रहा था। वो अपने झोंपड़े पर हंस रहा था। इसकी आंखें बहती रहीं। बारिश का पानी इसका भरम रखे हुए थी। वो इस औरत के लिए कभी रोया नहीं। वो खुद से कह सकेगा। वो हंसते हंसते हुए उठकर बैठा था। वो जमीन बोस वॉशरूम की छत को देख रहा था। हंसते हंसते वो संजीदा हो गया था। दिल की तकलीफ बढ़ने लगी थी। एक दिन और सब्र कर लेती जिमर बीबी। तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल जाता। जो मैं चाहता था वो मुझसे कभी न बिछड़ता। वो अपने हाथ जमीन पर रखते आसमान को देखने लगा। बरसती बारिश फिर से इसकी आंखों का हिस्सा बनी थी। अगर तुम ये सब न करती तो मुझे कैसे पता चलता तुम ऐसी हो? वो धीरे से बड़बड़ाया था। शातिर, मकार, बेहिस औरत। वो हलक के बल चीखा था। नफरत है मुझे तुमसे। तुमसे इतनी नफरत है कि नफरत को भी खुद से नफरत होने लगे। वो हंसियानी चीख रहा था। एक बार वो फिर से चित लेट गया था। आंखें मूंद ली। बरसती बारिश इसकी जान ले रही थी। इसे यकीन था। बारिश रुक चुकी थी। वो बुखार में जल रहा था। बंदन अंगीठी की मानिंद दहक रहा था। इसका चेहरा सुर्ख था मगर नकूश खतरनाक हद तक संजीदा थे। वो रोएगा नहीं, तड़पेगा नहीं। दिल को समझा लिया था। वो कमरे में रखी पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ा। पानी ठंडा यख हो चुका था। बाल्टी उठाते अपने जिस्म पर बहाने लगा। बालों चेहरे से मिट्टी धुलती रही। इसका वजूद सर्दी से कांपता रहा। वो पानी बहाने के बाद बाल्टी जमीन पर पूरी कुव्वत से फेंक चुका था। बाल्टी दूर जा गिरी थी। वो अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए कमरे में रखी लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ा। कमरे में हर तरफ इस बेहिस औरत की खुशबू फैली हुई थी। यहाँ तक कि बिस्तर के सिलवटों में भी वो थी। इसे ये कमरा काट रहा था। अल्तमिश खानजादा ने अलमारी से एक एक करते इसकी हर चीज फेंकती थी। इसे नफरत शदीद थी तो इसकी हर चीज से नफरत करना बनता था। वो अलमारी खाली कर चुका था। अब वो झुककर अपनी एक एक चीज तलाश कर रहा था। अपने कपड़े, अपनी मूरे की कुछ निशानियां जो उसने इस बेहिस औरत के हवाले की थी। अपनी मूरे की खुशबूदार चादर उठाते सीने से लगाई थी। वो सोफे पर सफरी बैग रखे अपनी कपड़े ठूंस रहा था। जमर खान के कपड़ों पर पांव रखे खड़ा था। जैकेट की जेब से पैसे निकाले जो गीले हो चुके थे। वो इन्हें मसलते हुए फेंक गया था मगर अगले ही लम्हे झटका खाकर वो इन पैसों की तरफ बढ़ा था। मरती थी वो इन पैसों पर। कुछ तो है इनमें ऐसा। वो हंसते हुए नोट सीधे करने लगा मगर वो फट चुके थे। इसे अफसोस हुआ था जिन पैसों पर वो जान देती थी वो इन्हें फाड़ चुका था। वो अलमारी के लॉकर की तरफ बढ़ा। चाबियां तलाश करते वो लॉकर खोलने लगा। जमर खान वो पैसे देता रहता था ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। लॉकर में इसने टूटी सोने की चेन निकालकर मुट्ठी में दबोच कर इसे दूर उछाल दिया। हर चीज से नफरत, शदीद नफरत थी। लॉकर में चंद हजार पड़े थे। वो निकालते अपने पर्स में डालने लगा। किराए के लिए इसे इन पैसों की जरूरत थी। वो एक कॉर्नर में रखे एक डिब्बे की तरफ बढ़ा जिसमें कुछ दवाइयां पड़ी थी। दर्द और बुखार की दवाइयों पत्ते। इसने एक पत्ते से 2 गोलियां निकालकर पानी से फांकी थी। डब्बे में पड़े एक पत्ते को देखते इसका वजूद लरसने लगा था। इसे इस औरत पर यकीन नहीं आ रहा था। शक करना तो बनता था। वो गोलियों का पत्ता निकालते इसका नाम मोबाइल पर गूगल करने लगा। इस पत्ते में से अक्सर इसे गोली खाते देखा था। पूछने पर सर दर्द की दवाई कहती थी। वो इतना उल्लू का पट्टा था जो कहती आंखें बंद करके यकीन कर लेता था। मोबाइल इसके हाथ से छूट कर गिरा। इसे कमरा चकराते हुए महसूस हुआ था। वो इसे इसकी तरफ इस तरह भी लौट सकती है वो कैसे यकीन करता। वो चारपाई पर बैठे सर दोनों हाथों में गिराए रहा। जिस्म बुखार और नकाहत से कांपता रहा। ये वाला धोखा भी इसके वजूद को झटके दे रहा था। इसने झुकते हुए जमीन पर गिरा मोबाइल उठाया और कांपती उंगलियों से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। जमर खान ने अपनी गिरेबान में हाथ डालते बटनों वाला मोबाइल निकाला था। अल्तमिश कॉलिंग। देखते इसकी रंगत जर्द हुई थी। इसने आते हुए बटनों वाले छोटे से मोबाइल में सिम कन्वर्ट की थी ताकि कोई जान ना सके इसके पास मोबाइल है। स्मार्टफोन साथ लाती तो जावियार खानजादा देख लेता तो इसे फोन रख लेना देता।
ज़मर खान ने गहरा सांस लेते कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया था। वो क्या चाहता था? वो जानना चाहती थी। वो शायद इसकी वापसी चाहता है। जितनी मोहब्बत करता है वो उसे माफ़ कर सकता है, वो ये भी जानती थी, मगर वो इससे सिर्फ तलाक का मुतालबा करना चाहती थी। दूसरी तरफ खामोशी थी, वो बोला नहीं था, बस इसकी सांसें गूंजती रहीं। ज़मर खान इसकी सांसों से भी खौफ आ रहा था। अजब सा खौफ। वो फ़ोन कान से लगाए कांपने लगी। क्यों किया तुमने? इससे पहले वो फ़ोन बंद करती स्पीकर पर इसकी भारी आवाज़ गूंजी थी। तुम जानते हो सब? ज़मर खान ने अपनी आंखें मसलते आहिस्तगी से कहा। जानता हूँ सब, सब जानता हूँ। एक बार बता दो कि ये सब कब तुमने प्लान किया और कैसे किया? अल्तमिश खान चारपाई से उठते, अंगीठी की जानिब आया, पंजों के बल बैठते अंगीठी जलाने लगा। वो एयरपोर्ट कान से लगाए हुए था, चेहरा बेहद संजीदा था, माथे पर सिलवटों का जाल बिछा था। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुम्हारे साथ निभा लूं अल्तमिश, मगर ये बहुत मुश्किल था। ज़मर ने पुरसोस हिचकी ली थी। कैसे किया ये सब? कब प्लान किया? इसकी हिचकियां, इसका रोना पहली बार इस पर असर नहीं किया था। दूसरी तरफ हिचकियां बुलंद होने लगी। सबकी मार धुतकार इसे अजियत दे रही थी। गम से दिल सा फट रहा था। कैसे किया ये सब? अल्तमिश खानजादा की आवाज बुलंद हुई थी। क्यों पूछ रहे हो? जिमर ने रोते हुए पूछा था। जानना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर जहर कब से भरा हुआ है। एक औरत ने मेरा इस्तेमाल कैसे और कब किया, मुझे ये जानना है। जानकर क्या करोगे? वो अपनी गुलगीर आवाज पर काबू पाते रुखाई से बोली थी। मेरे बिस्तर पर सोने वाली औरत कितनी घाक थी, मुझे जानना है। इसके लहजे में हकारत पर ज़मर खान की रंगत सुर्ख हो गई थी। वजूद लरसने लगा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे काबिल नहीं थे। ज़मर खान की आवाज़ फटी हुई थी। रो रो कर गले में खराशें पड़ गई थी। ज़्यादा चीखती तो आवाज़ फटने लगती थी। वो हंसने लगता था। वो हंसते हुए अंगीठी जला रखा था। इसकी हंसी भी हकारत ज़दा थी। ज़मर खान का वजूद बुरी तरह जलने लगा था। तुम वो औरत हो जो वक्त पड़े खुद को बेच दे। अल्तमिश, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत। काश तुम मेरे सामने होती, मैं तुम्हारी जुबान खींच डालता। तुम मुझ पर अपना हक खो चुकी हो। वो इससे भी बुलंद आवाज में चीखा था। ज़मर अपनी जगह पर जामत रह गई थी। वो बहुत बार चीखा था, चिल्लाया था, मगर आज इसके चीखने में भी हकारत, नफरत तस्दीक थी। मुझे ये जानना है, तुमने ये सब प्लान करते किसी मर्द का सहारा तो नहीं लिया? बकवास बंद करो अल्तमिश, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो फटी हुई आवाज के साथ चिल्लाई थी। मैं नहीं जानता तुम कैसी हो। मैं इतना जानता हूँ तुम सब कुछ हो, बस औरत नहीं हो। वो जख्मी सा मुस्कुराया था। दूसरी तरफ ज़मर खान ने अपनी तनफ्फुस ज़दा सांसों पर बमुश्किल काबू पाया था। इतनी नफरत सहना इसके लिए मुश्किल था। कैसे किया तुमने? वो दहाड़ा था। ज़मर खान ने फोन मजबूती से थामा था। मैंने अपनी सहेली नाज से मदद ली थी। इसने मुझे बताया था कि आज एक जिरगा बिठाया गया है जिसमें ज़ावियार, इर्तज़ा, अलियान खान शिरकत करेंगे। जिरगा यहाँ पर हो रहा था और रास्ता नाज के घर के पास से गुजरता था। इसने मुझे जिरगे के औकात भी बता दिए थे। वॉशरूम की छत गिरी, मैंने तभी से सब सोचा था। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। इससे पहले भी तुम यही सोचे हुए थी। छत गिरती या ना गिरती, तुम मुझे दगा जरूर देती। तुम्हारी फितरत में ही धोखा देना है। पहले अपने बाप को धोखा देती रही, अब अपने शौहर को दे दिया। कहते हैं औरत से निकाह करने से पहले इसमें हया की, इसकी पाकीज़गी देखनी चाहिए। मैं तुम्हारी सूरत पर मर मिटा था और आज मुझे तुम्हारी खूबसूरत चेहरे से नफरत है। और इसकी बात काट क्या था, लहजे में नफरत थी, शदीद नफरत थी। अल्तमिश, वो इस बार चीख भी ना सकी थी। इसके लब बस कपकपा रहे थे। हाथ की मुट्ठी भिंच गई थी। वो ये लफ्ज खुद के लिए बर्दाश्त न कर पा रही थी। शुक्र है मेरा तुमसे बच्चा नहीं हुआ, वरना वो भी कल को मेरी तरह शर्मसारी से गर्दन झुकाए हुए होता। वो अपनी नफरत में आखिरी कील ठोंकता फोन बंद कर चुका था। ज़मर खान फोन फेंकते चीख चीख कर रो दी थी। ठंडी जमीन पर औंधे मुंह लेटती वो हंसियानी रो रही थी। इसकी इतनी नफरत इसे जला रही थी। वो नफरत करेगा, शिद्दत से करेगा, मगर इतनी नफरत। वो रोती रही, शिद्दत गिरिया से रोती रही, अपनी धड़कनों को नोचती रही। जो जरा सा धड़कता था, अब ये मर्द इतना सा भी धड़कना नहीं चाहिए था। अल्तमिश खानजादा जलती अंगीठी चारपाई के बिस्तर पर फेंक चुका था। बिस्तर तेजी से जलने लगा था। इसकी हर याद, हर खुशबू सिलवट मिटने लगी। बिस्तर से आग की लिपटें उठ रही थी। वो मुस्कुराते हुए आग की लिपटों को देख रहा था जो मुसलसल बुलंद होती जा रही थी। इसकी आंखों में भी एक ऐसी आग जल रही थी। वह हंसते हुए सोफे पर बैठा था। वो रोना चाहता था, पता नहीं इसे हंसी क्यों आ रही थी। शायद ये कमरा, ये दीवारें इस पर हंस रही थी। इसे छतरी इस औरत से शदीद मोहब्बत की थी। इसके नाज नखरे उठाए थे। ये कमरा, ये दरो दीवार गवाह थे कि वो इस औरत के लिए जितना सच्चा था, खुद के लिए भी ना था।
جھکتے ہوئے زمر خان کی شرٹ اٹھائی تھی، لائٹر سلگاتے وہ شرٹ جلانے لگا، شرٹ تیزی سے جلنے لگی، وہ چارپائی پر پھینکتے صوفے سے ٹیک لگا کیا تھا، اپنی گردن صوفے سے پیچھے پھینک دی تھی۔ پیسہ پیسہ پیسہ، آج سے التمش خانزادہ کا اوڑھنا بچھونا صرف پیسہ ہوگا، وہ ہنسا تھا۔ التمش خانزادہ نہیں، التمش اشیر ملک۔ اگلے ہی پل وہ غرایا تھا، التمش اشیر ملک، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ نئی پہچان کے ساتھ اب یہاں سے جا رہا تھا، پرانی ہر چیز سے اسے نفرت تھی، آج سے التمش خانزادہ سے بھی نفرت تھی۔ وہ اب صرف التمش اشیر ملک تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ کاندھوں پر ڈالتے کھڑا ہوا، دروازے کی جانب بڑھا، مڑ کر ایک بار پھر کمرے کو دیکھا، سفری بیگ کاندھے سے اترتے جلدی آگ کی نظر کر دیا تھا۔ اسے پرانی ہر چیز سے نفرت تھی، یہاں تک اپنی مورے کی ہر نشانی سے بھی۔ وہ دروازہ کھولتے کمرے سے نکل آ گیا تھا۔ اس کا گھر جلتا رہا، اس کا سب کچھ جلتا رہا۔ وہ پتھر بن چکا تھا، وہ اسے پتھر بنا چکی تھی۔ محبت اس کے لیے نہ بنی تھی، رشتے اس کے لیے نہ بنے تھے، جذبے صرف روندتے ہیں۔ اسے روندا گیا تھا، وہ اب رشتوں کو جذبوں کو روندے گا۔ اسے استعمال کیا، وہ بھی اب دوسروں کو استعمال کرے گا۔ وہ اس گھر سے نکل آیا تھا، وہ پہاڑ کو خیر آباد کہہ چکا تھا، اب اسے پکارا بھی جائے گا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ سیاہ آنکھیں بھی پکاریں گی، وہ پھر بھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی آنکھیں آستین سے مسل رہا تھا، اسے یہ پہاڑ، یہ ہوائیں کاٹ رہی تھی۔ وہ رات کی سیاہی میں سڑکوں پر بھاگ رہا تھا، اسے ان سب سے اپنا پیچھا چھڑوانا تھا۔ سیاہ رنگ کی ایک گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی، اس پر بیٹھے مرد کی آنکھیں کرب سے سرخ تھیں۔ وہ چھوڑ دے تو ٹھیک تھا، مگر جب اسے چھوڑا جائے تو وہ ہرٹ ہوتا تھا۔ سیاہ لباس میں موجود مرد زخمی سا مسکرایا تھا، وہ ہرٹ تھا، بے حد ہرٹ تھا۔ ان پہاڑوں میں اس کے لیے بھی کچھ نہ رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی تیزی سے موڑ گیا تھا، سیاہ آنکھیں بہہ رہی تھیں، اس بار وہ رویا تھا۔ بھرم رکھنے کے لیے بارش نہ تھی، صدیاں بیت رہی تھیں، یہ لمحے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ٹھنڈے فرش پر لیٹی رو رہی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔ التمش خانزادہ کے خط تک امیز لفظ اسے کانٹوں پر لوٹائے ہوئے تھے۔ اس کا بدن بری طرح دکھ رہا تھا، وہ 2 دن سے کھانے کا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی، کوئی سے پوچھنے نہیں آیا تھا۔ زمر خان بھوکے پیٹ کی دہائیوں سے مجبور ہوتے کمرے سے دبے پاؤں نکل آئی تھی۔ رات کے سناٹے میں حویلی ڈوبی ہوئی تھی، وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ لرزتے ہوئے وہ فریج کھولتے کچھ کھانے کو تلاش کر رہی تھی، فریج خالی تھا۔ زمر خان نے سلیب کا رخ کیا، ہاٹ پاٹ سے بچھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے وہ کھانے لگی۔ اس جھونپڑے میں کبھی ایسا کھانے کو نہیں ملا تھا جو آج اسے حلق سے اتارنا پڑ رہا تھا۔ اگلے پل وہ زخمی سا مسکرائی، وہ بھلا کب اتنی دیر بھوکا رہنے دیتا تھا۔ ٹرے سجا کر لے آتا، منتیں ترلے کھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ زمر خان کے حلق میں روٹی پھنسنے لگی تھی، اسے التمش خانزادہ سے نفرت تھی، شدید نفرت تھی۔ وہ سنک کے نلکے سے پانی کا گلاس بھرتے لبوں سے لگا گئی تھی، رخ پلٹا تو سانسیں جیسے تھمی گئی، بدن پر لرزہ طاری تھا۔ اس کے سامنے زاویار خانزادہ کھڑا تھا، بے حسی سے مسکراتے ہوئے، جیسے اس کی حالت پر وہ مسکرا رہا ہو۔ زمر خان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر چکنا چور ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھنے لگا، وہ پیچھے کو ہوتے سلیب میں جا سمائی تھی۔ تمہیں کھانا کھانا ہے؟ بے حد نرمی سے پوچھا، مگر سے آنکھوں میں برف جمی تھی۔ نہیں، زمر نے سرنفی میں ہلایا، وہ بھوک سے مر بھی جاتی، ان بے حس مردوں کے آگے کبھی نہ جھکتی۔ زاویار خانزادہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے اپنے موبائل سے کال ملائی تھی۔ ابھی اسی وقت باورچی خانے میں آؤ، کچھ اچھا سا بناؤ، زینب خاتون کو فون کرتے سرد لہجے میں ہدایت دی۔ زمر خان زاویار خانزادہ کی اتنی عنایت پر اسے تمسخراتی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ مقابل جب تک سزا نہ دے اسے سکون نہ آتا تھا، آخر اس پر عنایت کیوں کر رہا تھا؟ چلو میرے ساتھ، سرد لہجے میں حکم دیتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ زمر یوں ہی جمی رہی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ زاویار نے پلٹتے ہوئے اس پر کاٹ دار نگاہ ڈالی۔ زمر خان اس کی نگاہوں کی کاٹ پر روبوٹک انداز میں اس کے پیچھے بڑھنے لگی۔ جتنی مرضی اپنی منمانی کرے، مگر مردوں کی اس دنیا میں اسے مجبوراً ان کی تابعداری کرنی پڑتی تھی۔ اسے اپنی شناخت، اپنا مقام چاہیے تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹھو، بے حد نرمی سے کہا۔ زمر خان خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، سر پر چادر اچھی طرح اوڑھی۔ وہ زمر کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس کے لہجے کی نرمی پر زمر خان کی سرمئی آنکھیں تیزی سے بہنے لگی تھی۔ وہ اس کی نرمی پر بے یقین تھی۔ بتاؤ مجھے، التمش کے گھر میں تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ مارتا تھا تمہیں؟ تانے دیتا تھا؟ شک کرتا تھا تم پر کیا؟ عزت نہیں کرتا تھا تمہاری؟ محبت نہیں کرتا تھا کیا؟ وہ زمر خان کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ایک عورت کو بس یہی سب نہیں چاہیے ہوتا۔ زمر خان نے ہچکی لی۔ کیا چاہیے ہوتا ہے عورت کو؟ بتا دو مجھے۔
بے حد نرمی سے پوچھا، التمش کا ساتھ میری سانسیں بند کرتا ہے، وہ ہر مرد کی طرح جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنی پسندیدہ عورت کے لیے جان دے سکتا ہے، اسے مجھ سے زیادہ اپنی خودداری عزیز ہے۔ اگر مرد خودداری چھوڑ دے گا تو وہ جیے گا کیسے؟ وہ خوددار ہے تو عزت دار ہے، کیوں چاہتی تھی تم وہ بغیرت بن جائے؟ زاویار خانزادہ نے کہتے اس کے زرد چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ اگر خودداری اتنی عزیز ہے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کس بنا پر کرتا ہے؟ جھوٹا ہے وہ، اسے اپنی انا عزیز ہے، اپنا آپ پیارا ہے، میں سسک سسک کر وہاں مر جاتی۔ یہی اس کی محبت تھی، وہ تلخ ہوئی تھی، چادر سے اپنی ناک اور آنکھیں رگڑی تھی۔ زاویار کرسی سے اٹھتے بیٹھ کے دراز کی طرف بڑھا تھا، دراز کھولتے کچھ چاکلیٹس نکالی، یہ چاکلیٹس وہ عائش کے لیے لایا تھا، وہ بھی کمبخت اتنی خوددار تھی، کبھی ان چاکلیٹس کو منہ نہیں لگایا تھا۔ وہ کچھ پل وہاں ٹھہرا رہا، پھر سر چھڑکتے وہ چاکلیٹس پکڑے زمر خان کے سامنے آن بیٹھا تھا، سنہری ریپر میں لپٹی گول گول چاکلیٹ سے ریپر اتارتے اس نے زمر کے منہ کی طرف بڑھایا۔ زمر خان زاویار کو گیلی نگاہوں سے دیکھتے منہ پھیر گئی تھی۔ کھا لو، جب بھائی محبت سے بہن کو کچھ دے انکار نہیں کرنا چاہیے، بھائی کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا، زمر خان بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ قیامت آ جاتی وہ یقین کر سکتی تھی، زاویار خانزادہ اس طرح بات کرے اسے یقین نہیں آ سکتا تھا۔ کھا لو، زہر نہیں ہے اس میں، تمہارے سامنے ریپر کھولا ہے، ملائمت سے کہتے اس کے منہ میں چاکلیٹ ڈالی تھی۔ زمر نظریں جھکائے چاکلیٹ چبانے لگی، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ بہن کب سمجھا مجھے آپ نے لالا؟ زمر نے شکوہ کیا تھا، سمجھ لیتا کہ تم بہن بنتی۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا، زمر خان کو اس کی مسکراہٹ میں تصحیق محسوس ہوئی، چاکلیٹ کا ذائقہ کڑوا لگنے لگا۔ تھوک دینے کو دل کیا مگر مقابل کی آنکھوں کی سرد مہری پر اس نے بمشکل اپنی خواہش کو عملی جامہ پہناتے اسے روکا تھا۔ زرک سے تمہارے نکاح کے بارے میں سوچنا غلط تھا کیا؟ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا بھول گئے؟ وہ آگے سے تڑک کر بولی تھی۔ کیا کیا تھا؟ زاویار نے جواباً پوچھا۔ میری بے عزتی کی، میری تصحیق کی، نکاح سے انکار کر کے میری عزت نفس مجروح کی، اس سب میں صرف آپ کا قصور تھا۔ نکاح کرتے وقت مجھ سے میری مرضی تک نہ پوچھی۔ زمر کا وجود ہچکولی کھانے لگا، وہ مسلسل چادر سے اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ تم سے پوچھ بھی لیتا تو کیا ہو جاتا، جو میں سوچ چکا تھا ہونا وہی تھا۔ زاویار کی بات پر زمر خان کی آنکھیں زخمی ہوئی تھی۔ اپنی بہن کے لیے جس لڑکے کو چنا تھا اسے خود سے بہتر پایا، التمش کو بھی خود سے بہتر پایا تھا، اس لیے تمہیں اسے سونپ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی آپ سے بدتر تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو زاویار خانزادہ کے نگوش میں سرخی کھلی تھی۔ وہ ضد کرتے ایک اور چاکلیٹ سے سنہری ریپر اتارنے لگا۔ چاکلیٹ زمر کے منہ میں ڈالی تھی، وہ چاکلیٹ چبانے پر مجبور ہوئی تھی۔ تم چاہتی تھی میں تمہارا نکاح کسی سردار سے کر دیتا، اس سے کیا ہو جانا تھا؟ وہ ایک اور چاکلیٹ کا ریپر کھول رہا تھا۔ اس کے پاس ہر وہ چیز ہوتی جس کے لیے میں التمش کے گھر میں ترستی رہی تھی۔ کیا؟ زاویار خانزادہ نے آئیبرو چکاتے استفسار کیا۔ پیسہ، بڑی گاڑی، عالیشان گھر، نوکر چاکر، ہر وہ چیز جو سکون دے۔ وہ ایک چیز گنواتی رو رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا تھا۔ میرے پاس یہ سب کچھ ہے مگر سکون پھر بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ سب بھی پالو گی، تمہیں سکون پھر بھی نہیں ملے گا۔ وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا سارا دن بجلی کے بغیر رہنا کیسا ہوتا ہے، ٹھنڈے بستر میں لیٹنا کیسا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں جسم فریز ہو تو کیسا لگتا ہے۔ آپ نہیں جانتے جب بارش زیادہ دیر برسے تو دیواریں گرنے کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے ٹپکتی چھت کتنی اذیت دیتی ہے۔ چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھنے سے کیسے دم گھٹتا ہے۔ اپنی پسند کو نچلے درجے پر لے آنا کیسے ہوتا ہے۔ برانڈ کپڑوں کا پرائس ٹیگ دیکھنے پر دل دھاڑے مار مار کر رونے کو دل کرتا ہے۔ اس گھر میں بھوک کے سوا میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ وہ آگے کو ہوتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، سرمئی آنکھیں برس رہی تھی۔ آپ کچھ نہیں جانتے، کوئی میرا درد نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اونچائی سے خود کو نیچے گرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں سہا۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی، اس گھر میں تمہارے پاس نیند تھی۔ وہ از حد سنجیدہ تھا۔ وہ خاموش رہی تھی، بس چپتی نگاہوں سے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جواب دو، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں اس عالیشان کمرے میں رہتے سو نہیں پاتا، مجھے جاننا ہے اس چھوٹے سے گھر میں تمہیں نیند آتی تھی؟ آتی تھی نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ دو بدو بولی تھی، غلط کہا۔ جس نے بھی کہا بدن کے نیچے کانٹے بچھے ہوں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ سب جھوٹ ردی۔ نیند کے لیے ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ مجھے دوائیوں سے بھی نیند نہیں آتی۔ وہ زمر خان کو دیکھتے کہہ رہا تھا، آپ کو اپنے کیے پر نیند نہیں آتی۔ ظلم کیا ہے آپ نے سب کے ساتھ، بددعائیں ملتی ہیں دن رات۔
اس لیے آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے شفاقی سے بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو تم نے التمش کے ساتھ کیا، مبارک ہو، آج سے تم بھی بد دعاؤں کی زد میں آ گئی۔ نیند تو اب تمہیں بھی نہیں آئے گی۔ ادھار رکھنا اسے نہیں آتا تھا، نہ رکھا گیا تھا۔ وہ مٹھیاں دبوچے زاویار خانزادہ کو دیکھتی رہی، آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے پانے کی تمنا اس نے کی، مجھ سے ایسی عورت کے خواب دیکھتا تھا تو خود کو میرے قابل بھی بناتا۔ اس نے خواب دیکھے مگر تمہیں پانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر تم غلطی نہ کرتی بھی وہ کبھی تمہیں پا نہیں سکتا تھا۔ اپنی قسمت کو تم نے خود بدلا۔ زرک نہ صحیح میں تمہارے لیے ایسا مرد ڈھونڈتا جو نہ زرک جیسا ہوتا، نہ التمش جیسا، اور نہ مجھ جیسا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ میری بہن کو سڑ نگاہوں سے بھی دیکھتا میں اس کی آنکھیں نکال لیتا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہہ رہا تھا، ایسا مرد سوچا تھا تمہارے لیے، تم نے سب برباد کر دیا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ تم نے خود کے ساتھ غلط کیا، یہاں تک کہ تم اپنے بخت کو بھی قصوروار نہیں کہہ سکتی۔ اپنے لیے منحوس تم خود ہی ہو۔ وہ شفاقی سے بولا تھا۔ زبر خان اسے روتے ہوئے دیکھتی رہی، سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ دروازہ کھٹکنے پر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے کھانے کی ٹرے زینب خاتون سے لی۔ وہ زبر خان کی طرف بڑھ آیا تھا، اس کے سامنے میز پر ٹرے رکھ دی، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے بھنی ہوئی ماش کی دال کے ساتھ لگاتے زمر کی طرف لقمہ بڑھایا۔ زمر نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، کھا لو، تمہاری پسندیدہ دال ہے۔ زینب خاتون نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ زمر خان حیران ہوئی تھی، یہ اس کی پسندیدہ دال ہے؟ یہ زینب خاتون کو پتا تھا، وہ جانتی تھی، مگر زاویار کیسے جانتا تھا؟ بھوک سے مجبور ہوتے اس نے منہ کھول دیا۔ مقابل کے کسی بات پر انکار کرنا مشکل ہو جاتا تھا، وہ اپنی بات منوانا جانتا تھا۔ زاویار نے اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا تھا، وہ خاموشی سے لقمہ چبانے لگی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے سے کھلاتا رہا، وہ کھاتی رہی۔ وہ یہاں سے چلا گیا، آخری نوالا زمر کے منہ میں ڈالا تھا، زمر خان کے حلق میں اٹکا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کھانسنے لگی تھی۔ زاویار نے پانی کا گلاس میز سے اٹھاتے اس کے لبوں سے لگایا تھا، سرمئی آنکھیں بہت شدت سے بہہ رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ اپنا گھر وہ جلا چکا ہے، اب کبھی وہ یہاں واپس نہیں آئے گا۔ زمر خان کے دل میں اٹھنے والی تکلیف بڑھنے لگی۔ وہ صوفے کی سطح پر سر رکھ کے گردن کو جکڑ گئی تھی، سانس تھوکنے کی مانند چلنے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ وقار سے دیکھے گیا، جب ہاتھوں سے کچھ نکل جائے تب احساس ہوتا ہے تم نے کیا کھو دیا ہے۔ زاویار کی بات پر زمر خان صوفے پر سیدھی ہوئی تھی۔ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے جب اسے کھویا تھا تب وہ جانا وہ اس کی زندگی تھی، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ سرد سانس کھینچتے بچا ہوا روٹی کا آخری ٹکڑا چبانے لگا، اس کے بغیر تو ذائقے رخصت ہو گئے۔ وہ گردن جھکائے آرزدہ سا کہہ رہا تھا، میرے لیے وہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ خود کو سردار کہتے ہیں نا، بھائی ہے میرے تو طلاق دلوائے مجھے اس سے۔ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، سلجھتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا یہاں سے جانے اسے سلگا گیا تھا، جانے کیوں اسے ہرٹ ہوا تھا۔ دلوا دوں گا طلاق بھی، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، مگر ابھی کے لیے تم معذرت۔ بابا تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تم یہاں رہی تو وہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ وہ ہاتھوں کو باہم پھنساتے سنجیدگی سے بولتے آگے کو ہوا تھا، میں مر جاؤں گی اس کے پاس، واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی، آواز زکام زدہ سی تھی، وہ تمہیں مر کر بھی قبول نہیں کرے گا۔ زاویار خانزادہ کا وار بڑا ہی کاری تھا، وہ گہرے سانس لیتے ٹرے اٹھا کر زمین پر پٹک چکی تھی۔ زاویار خانزادہ مہم سا مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا، میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ زمر خان اس پر تھوکتی ہوں، مجھے آپ موت دے دیں گے تو وہ قبول ہوگی، مگر 2 ٹکے کے مرد کے ساتھ نہیں۔ وہ گلاس اٹھاتے بھی زمین پر مار چکی تھی، وہ ہذیانی چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سکون سے آنکھیں موندے رہا، تمہیں میں کبھی اس کے پاس واپس نہیں بھیجوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ آنکھیں کھولتے سیدھا ہوا، سنجیدگی سے کہتے زمر کے ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ زمر خان بلک بلک کر رو دی تھی، اس کی ہچکیاں ایک بار پھر سے بلند ہوئی تھی۔ تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا، بابا کو میں بھی سمجھاؤں گا۔ مجھے ایک بات سچ سچ جاننی ہے، بالکل جھوٹ ملاوٹ نہیں۔ اس کا لہجہ سرد اور سنجیدہ تھا۔ زمر خان نے روتے ہوئے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارتضیٰ کا ساتھ التمش نے دیا تھا؟ عائش کو حویلی سے بھگانے میں التمش کا ساتھ تھا؟ سیاہ آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی تھی۔ زمر خان نے اپنے ہاتھ زاویار خانزادہ کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کی، وہ مزید سختی سے تھام گیا تھا۔ بتاؤ مجھے، سچ کا میں پتہ لگا لوں گا، مگر جو تھوڑی بہت نرمی تم سے برت رہا ہوں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بابا سے پہلے میں تمہیں خود گولی ماروں گا۔
اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے غرایا تھا۔ التمش نے ارتضیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس نے ارتضیٰ خان کو روکا تھا، ارتضیٰ نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ التمش پھر بھی ڈٹا رہا۔ ارتضیٰ خان نے مجھ پر گولی چلا دی تھی۔ التمش کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ ارتضیٰ عائش کو لے کر بھاگ گیا تھا۔ مجھے سکتے ہوئے بتا رہی تھی زاویار خانزادے کی سخت گرفت پر اسے اپنے ہاتھ ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا، اسے زاویار سے خوف آ رہا تھا۔ زمر خان خوف زدہ سی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ چھوٹتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ واش روم سے آتی چیخوں پر زمر خان خوف سے مجسم ہوئی تھی۔ وہ شاید شاور کے نیچے کھڑا چیخ رہا تھا۔ زمر خان حواس باختہ تھے۔ زاویار خانزادہ سچ جان کر اسے التمش کے حوالے کہیں نہ کر دے، یہی روگ وجود کو جکڑے رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔